Assalamualaikum dear students, welcome to the platform of Nain Academy. I am your host मोहम्मद जुल्करनैन। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो के अंदर हम सेकेंड ईयर बायोलॉजी जो हमारी न्यू बुक है इसके चैप्टर नंबर 13 थर्मो रेगुलेशन एंड ओस्मो रेगुलेशन। स्टूडेंट्स आज हम इस चैप्टर का फिफ्थ लेक्चर स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर के अंदर हमारे दो इंपॉर्टेंट पोर्शंस हैं। सबसे पहले हम ओस्मो रेगुलेशन को कवर करेंगे, उसके बाद हम थर्मो रेगुलेशन को कवर करेंगे। तो स्टूडेंट्स ओस्मो रेगुलेशन के हम इससे पहले दो लेक्चर्स कवर कर चुके हैं। आज के इस लेक्चर के अंदर हम ओस्मो रेगुलेशन का लास्ट जो टॉपिक है इसको स्टडी करेंगे। इससे अगले लेक्चर के अंदर हम फिर थर्मो रेगुलेशन को स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स आज के हमारे इस लेक्चर का टाइटल है नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इन रिलेशन टू हैबिटेट। आपने इसको ध्यान से समझना है। हैबिटेट स्टूडेंट उर्दू में मस्कन को कहते हैं। मस्कन कहते हैं किसी भी जानदार के रहने की जगह। अब स्टूडेंट्स एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जो हैं ये क्या होते हैं? एक प्रोसेस होता है जिसको हम एक्सक्रीशन कहते हैं। ये आप अपनी मैट्रिक के अंदर जो है वो पढ़ के आए होंगे। एक्सक्रीशन स्टूडेंट्स एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें बॉडी से नाइट्रोजनियस वेस्ट को जो है वो बाहर निकाला जाता है। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें बॉडी से नाइट्रोजनियस वेस्ट को बाहर निकाला जाए इसको हम एक्सक्रीशन कहते हैं। और एक्सक्रीशन के नतीजा में बाहर निकलने वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको हम एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स कहते हैं। अब स्टूडेंट्स ये जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं ये अलग अलग नौइयत के हो सकते हैं। तो किसी भी जानदार के अपने रहने की जगह के एतबार से जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं वो किस नौइयत के होते हैं, हमने इसको जो है वो आज के इस लेक्चर के अंदर जो है वो कवर करना है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हमारी बुक के अंदर इंट्रोडक्शन के हवाले से एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, आप लोगों ने इसको ध्यान से समझना है। स्टूडेंट्स वो कहते हैं इन मैनी एनिमल्स, बहुत सारे एनिमल्स में ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन स्टूडेंट्स क्या होता है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बॉडी के अंदर वाटर और सोल्यूट्स को मेंटेन किया जाता है। इस कपल ये मुंसलिक होता है विद द रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। स्टूडेंट्स ये जो ऑस्मो रेगुलेशन है इसको मुंसलिक किया गया है जिस्म से जो मेटाबॉलिज्म के नतीजा में, मेटाबॉलिज्म किसे कहते हैं? किसी भी जानदार के अंदर होने वाले तमाम केमिकल रिएक्शंस को मिला के हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। उन मेटाबॉलिज्म के नतीजा में जो फालतू मादे बनते हैं उनको हम मेटाबॉलिक वेस्ट कहते हैं। तो बहुत सारे जानवरों में जो ऑस्मो रेगुलेशन है ये उनके जिस्म में जो फालतू मादों का इखराज है उसके साथ मुंसलिक होता है। अगर आप इंसान की बात करें तो स्टूडेंट्स हमारी बॉडी के अंदर अगर ब्लड में पानी ज़्यादा हो जाए तो हमारी जो किडनीज़ हैं वो क्या करती हैं, वो उस इज़ाफ़ी पानी को पेशाब के ज़रिए बाहर निकाल देती हैं। और स्टूडेंट्स हमारी बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिक वेस्ट बनते हैं जिसमें जो सबसे अहम वेस्ट हैं जो नाइट्रोजनियस वेस्ट हैं, बॉडी उनको भी जो है वो पेशाब के ज़रिए बाहर निकालती है। तो हमारी बॉडी के अंदर जो किडनीज़ हैं, एक तो ये ऑस्मो रेगुलेशन भी करवाती हैं, बॉडी के अंदर वाटर के लेवल को भी मेंटेन करती हैं। दूसरा, ये बॉडी के अंदर से जो नाइट्रोजनियस वेस्ट हैं उसको भी बाहर निकालती हैं, तो ये एक्सक्रीशन भी करती हैं। तो यही वो लिखते हैं, वो कहते हैं बहुत सारे जानवरों के अंदर जो ऑस्मो रेगुलेशन है वो जिस्म से फालतू मादों को निकालने के साथ मुंसलिक होती है। अब इसमें स्टूडेंट्स ये जो नाइट्रोजनियस वेस्ट है ना, जिसमें अमोनिया आ जाता है, यूरिया आ जाता है और यूरिक एसिड आ जाता है, ये सबसे अहम मेटाबॉलिक वेस्ट है। मेटाबॉलिक वेस्ट मैंने आपको बता दिया, ऐसे फालतू मादे जो कि जिस्म के अंदर होने वाले मेटाबॉलिज्म के नतीजा में बनते हैं। तो इनमें जो सबसे अहम मेटाबॉलिक वेस्ट है वो नाइट्रोजनियस वेस्ट हैं। अब स्टूडेंट्स इन वेस्ट को जो है वो खारिज किया जाता है एज वाटर सोल्यूट्स। अच्छा, इसका क्या मतलब है? वाटर सोल्यूट्स का क्या मतलब है? स्टूडेंट्स आपको पता है किसी भी सोल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है सॉल्वेंट, एक होता है सोल्यूट। सोल्यूशन के अंदर वो चीज़ जो कि ज़्यादा मिकदार के अंदर मौजूद होगी वो सॉल्वेंट होगा, जो चीज़ कम मिकदार के अंदर मौजूद होगी वो सोल्यूट होगा। तो यहाँ पर क्या किया जाता है स्टूडेंट्स, ये जो नाइट्रोजनियस वेस्ट है जिसमें अमोनिया है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, इसको पानी के अंदर हल करके बाहर निकाला जाता है। अब चूंकि पानी सॉल्वेंट होगा और पानी के अंदर जो चीज़ हल होगी वो सोल्यूट होगी, तो इसी वजह से वो लिख रहा है कि जो वेस्ट है असल में वाटर के सोल्यूट्स के तौर पे इनको खारिज किया जाता है। अब स्टूडेंट्स जो एनिमल्स जो कि मुख्तलिफ तरह की जगहों में रहते हैं वो खारिज करते हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ नाइट्रोजीनियस वेस्ट। वो नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो है उनकी मुख्तलिफ शक्लें जो है वो खारिज करते हैं। नाइट्रोजीनियस वेस्ट से मुराद स्टूडेंट्स ऐसे फालतू मादे जिसके अंदर नाइट्रोजन जो है वो एक अहम कंपोनेंट के तौर पर मौजूद होता है। इसमें स्टूडेंट्स अमोनिया आ जाता है, यूरिया आ जाता है और यूरिक एसिड आ जाता है। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हमने इन तीन नाइट्रोजनियस वेस्ट की जो है वो डिटेल देखनी है कि कौन से जानदार अमोनिया को खारिज करते हैं, कौन से जानदार यूरिया को खारिज करते हैं, कौन से जानदार यूरिक एसिड को खारिज करते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले जो है वो हमारी बुक के अंदर अमोनिया की तफसीलात जो है वो दी गई हैं। हम सबसे पहले अमोनिया को देखते हैं। अमोनिया का फार्मूला जो है वो NH3 होता है। अमोनिया के हवाले से आपने अपनी मैट्रिक के अंदर और फर्स्ट ईयर के अंदर जो है वो पढ़ा। अमोनिया जो है वो मुख्तलिफ केमिकल इंडस्ट्रीज के अंदर जो है वो किस तरह से इस्तेमाल होती है। अब स्टूडेंट्स ये जो अमोनिया है ये हमारी बॉडी के अंदर भी बनती है। हमारी बॉडी के अंदर जो जिगर है ना, लिवर जो है वो अमोनिया को बनाता है। अमोनिया को कैसे बनाता है?
जो हम खुराक खाते हैं उस खुराक के अंदर स्टूडेंट्स प्रोटीन्स होते हैं और न्यूक्लिक एसिड्स भी होते हैं। आपने फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के अंदर बायोमोलिक्यूल्स पढ़े थे ना, जिसमें आपने कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स को कवर किया था। तो स्टूडेंट्स प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स हमारे खुराक का अहम हिस्सा हैं। अब प्रोटीन्स जो हैं वो आपको पता है अमाइनो एसिड से मिलकर बनती हैं, और न्यूक्लिक एसिड्स दो तरह के होते हैं, डीएनए और आरएनए। तो स्टूडेंट्स डीएनए और आरएनए दोनों जो है वो किससे मिलकर बनते हैं? न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनते हैं। अगर आप अमाइनो एसिड का एक जनरल फार्मूला देखें तो यहाँ पे आपको नजर आता है अमाइनो एसिड में स्टूडेंट्स एक तरफ कार्बोक्सिल ग्रुप मौजूद होता है, एक तरफ अमाइनो ग्रुप मौजूद होता है, एक तरफ हाइड्रोजन ग्रुप है और एक तरफ साइड चेन मौजूद है। तो स्टूडेंट्स हमारी बॉडी जो है वो अमाइनो एसिड को ब्रेक करती है, तोड़ती है, इससे अमाइनो ग्रुप को अलग करती है, और अमाइनो ग्रुप को यहाँ से अलग करके, ठीक है, इसके अंदर एक हाइड्रोजन आयन ऐड करती है। क्या करती है स्टूडेंट्स? हाइड्रोजन आयन को ऐड करती है। जब इसके अंदर एक हाइड्रोजन ऐड होगा तो इससे क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स? इससे बन जाएगी अमोनिया, NH3। इसी तरह स्टूडेंट्स जब हम खुराक के जरिए जो है वो न्यूक्लिक एसिड्स को लेते हैं अपनी बॉडी के अंदर, न्यूक्लिक एसिड जो है वो जाहिर सी बात है सब्जियों के अंदर भी होते हैं, जो है गोश्त के अंदर भी होते हैं। न्यूक्लिक एसिड असल में सेल के न्यूक्लियस के अंदर है, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है वो न्यूक्लिक एसिड है, जो साइटोप्लाज्म में आरएनए है वो भी न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स जब भी हम न्यूक्लिक एसिड को लेते हैं हमारी बॉडी उसको ब्रेक करती है, तो ब्रेक करने के नतीजा में न्यूक्लियोटाइड्स बनते हैं। न्यूक्लियोटाइड के 3 कंपोनेंट होते हैं, पेंटोज शुगर, उसके बाद स्टूडेंट्स फास्फेट ग्रुप और नाइट्रोजनियस बेस। अभी जो नाइट्रोजनियस बेसिस है ना स्टूडेंट्स, इनके हमने 2 टाइप्स पढ़ी थी। एक को हम कहते थे प्यूरिन्स। प्यूरिन्स जो है स्टूडेंट्स ये 2 रिंग्स पर मुश्तमिल होते थे। एक को हम कहते हैं एडेनिन और एक को हम कहते हैं गवानिन। ये दोनों डबल रिंग नाइट्रोजनियस बेसिस हैं। ये दोनों असल में किसकी एग्जांपल्स हैं? प्यूरिन्स की एग्जांपल हैं। उसके बाद जो पायरिमिडीन्स हमने पढ़ा था वो सिंगल रिंग नाइट्रोजनियस बेसिस थी, जिसमें थायामीन आता है, साइटोसिन आता है और यूरासिल आता है। अब स्टूडेंट्स इन नाइट्रोजनियस बेसिस के अंदर भी जो है वो अमाइनो ग्रुप मौजूद होता है। अब जब हमारी बॉडी के अंदर जो है ये नाइट्रोजनियस बेसिस जो है वो क्या होती हैं स्टूडेंट्स? ब्रेक होती हैं, तो इनसे अमाइनो ग्रुप निकलता है। उस अमाइनो ग्रुप के अंदर जो है वो हाइड्रोजन आयन को ऐड करके अमोनिया की फॉर्मेशन की जाती है, ठीक है। और स्टूडेंट्स ये सारा प्रोसेस कहाँ पे होता है? लिवर के अंदर होता है। तो सबसे पहले इसकी फॉर्मेशन देखें, वो कहते हैं इट इज प्रोड्यूस, ये बनती है व्हेन अमाइनो ग्रुप इज रिमूव, जब अमाइनो ग्रुप को निकाला जाता है फ्रॉम अमाइनो एसिड्स से एंड न्यूक्लिक एसिड्स, और न्यूक्लिक एसिड से, एंड इज कंबाइंड, और इसको मिलाया जाता है विद हाइड्रोजन आयन के साथ टू फॉर्म अमोनिया, से अमोनिया बनाया जाता है। और ये कहाँ पे हो रहा होता है? लिवर के अंदर हो रहा होता है। तो आप लोगों ने इस एमसीक्यू को याद रखना है। अब स्टूडेंट्स ये जो अमोनिया हमारी बॉडी के अंदर लिवर बनाता है, ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है, ठीक है। और इसकी अशद ज़रूरत होती है कि जैसे ही अमोनिया बनता है इसको जिस्म से किसी ना किसी तरह से बाहर निकाल दिया जाए। अब अमोनिया के हवाले से वो लिखते हैं अमोनिया इज हाईली टॉक्सिक, अमोनिया बहुत ज़्यादा जहरीली है, सो इट इज़ एक्सक्रीटेड रैपिडली, इसी वजह से इसको तेज़ी से जिस्म से जो है वो खारिज करना जो है वो बहुत लाजमी है। अब स्टूडेंट्स अगर कोई आपसे पूछ लेता है कि जी बताएं, आपने पढ़ा हुआ है अमोनिया जो है वो नुकसानदेह होता है, तो बताएं अमोनिया कैसे नुकसानदेह होता है, हमारी बॉडी को कैसे नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। जहन में सवाल आ जाता है ना। तो मैंने इसके लिए स्टूडेंट्स आपके सामने जो है वो एक स्लाइड लिखी हुई है। अब आपने यहाँ पे सिर्फ काम की बातें लिखनी है जो मैं आपको बताऊंगा। अमोनिया स्टूडेंट्स क्या करती है, जो हमारे टिश्यू के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर जो टिश्यूज होते हैं उनमें जो सेल्स के अंदर वाटर मौजूद होता है, उस वाटर के साथ रिएक्ट करके अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाती है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है, ये इतनी स्ट्रॉन्ग बेस है कि ये हमारे सेल की जो मेम्ब्रेन होती है, जिसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, इसको डिस्ट्रॉय कर देती है, ठीक है। तो पहला आपने याद रखना है कि अमोनिया जो है वो हमारे सेल्स के अंदर वाटर के साथ मिलकर अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाती है, जो हमारी सेल मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय कर देती है। दूसरे नंबर पे स्टूडेंट्स अमोनिया कैसे नुकसान पहुंचाती है? अमोनिया स्टूडेंट्स हमारे ब्रेन सेल्स के अंदर दाखिल होती है। ब्रेन सेल्स के अंदर स्टूडेंट्स ये केमिकल बनाती है, इसको ग्लूटामिन कहते हैं। और ये जो ग्लूटामिन है ना स्टूडेंट्स, ये एक और केमिकल को इस्तेमाल करता है। उस केमिकल का नाम है अल्फा कीटोग्लूटारेट। अब अल्फा कीटोग्लूटारेट आपने पहले भी पढ़ा हुआ है क्रेब्स साइकिल के अंदर, फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के अंदर जब आपने क्रेब्स साइकिल पढ़ा था, तो वहां पे आपने अल्फा कीटोग्लूटारेट का जिक्र किया था। अब स्टूडेंट्स जब अल्फा कीटोग्लूटारेट जो है ये कम होना शुरू हो जाएगा तो क्रैब साइकिल नहीं होगी। क्रैब साइकिल नहीं होगी तो उसके नतीजा में एटीपी भी नहीं बनेगी। और आपको पता है कि ब्रेन को तो एटीपी चाहिए, ब्रेन को तो एनर्जी चाहिए, उसने सारी बॉडी को कंट्रोल करना है। जब इसको एटीपी नहीं मिलेगी तो स्टूडेंट्स ब्रेन के सेल्स की जो है वो डेथ होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अमोनिया जो है वो इस तरह से बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है, और इसके नतीजा में अगर इसका लेवल बहुत ज़्यादा हो जाए और इसको बाहर ना निकाला जाए तो इससे जानदार की डेथ भी हो सकती है, ठीक है। तो आपने ये दो जो है वो अपनी बुक के ऊपर लिख लेने हैं कि पहले नंबर पे अमोनिया जो है वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना के सेल मेम्ब्रेन को डैमेज करती है। दूसरे नंबर पे अमोनिया जो है ये ग्लूटामिन बनाती है। ग्लूटामिन आगे अल्फा कीटोग्लूटारेट को कम करता है, जिससे ब्रेन सेल्स में एटीपी की जो है वो कमी होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से जो है वो अमोनिया टॉक्सिक है और इसको तेज़ी से बाहर निकालना जो है वो लाजमी है। अब स्टूडेंट्स मिसाल के तौर पर आप जो है वो एक
चम्मच जो है वो नमक ले लें। 1 चम्मच नमक को जो है स्टूडेंट्स आप वो मुँह के अंदर रखें, आप उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, जो उसका नमकीन ज़ायका है, ठीक है? लेकिन अगर आप उसी 1 नंबर को जो 1 चम्मच नमक है, उसको एक बड़े जग के अंदर जो है वो हल कर दें, फिर आपको पता भी नहीं चलेगा कि उसके अंदर जो है वो नमक है भी। ये अगर ज़ायका आएगा तो बहुत मध्यम सा ज़ायका आएगा, ऐसे ही है ना स्टूडेंट्स? अब आपने क्या किया, उस नमक का जो असर था, उसको इतने ज़्यादा पानी में मिला के उसके असर को क्या कर दिया? कम कर दिया। तो स्टूडेंट्स अमोनिया जो है ये बहुत ज़हरीली है। अब हमने अमोनिया के इस टॉक्सिक लेवल को कम करना है, इतना कम करना है कि हमारी बॉडी को मज़ीद नुकसान ना पहुँचा सके। तो इसके लिए लाज़मी है कि इसको बहुत ज़्यादा पानी के अंदर हल किया जाए। अब स्टूडेंट्स कितने पानी के अंदर हल करना है इसको लाज़मी है, तो यहाँ पे आपने इस चीज़ को समझना है कि 1 ग्राम अमोनिया जो है, इसको स्टूडेंट्स 500 मिलीलीटर पानी की ज़रूरत होती है। 500 मिलीलीटर से मुराद है आधा लीटर पानी। आधा लीटर पानी 1 ग्राम अमोनिया को चाहिए होता है टू डिसॉल्व, कि उसके अंदर वो हल हो जाए टू अ नॉन टॉक्सिक लेवल। इस हद तक कि वो जिस्म के लिए मज़ीद टॉक्सिक ना हो, मज़ीद नुकसानदेह ना हो। तो 1 ग्राम अमोनिया को गैर नुकसानदेह शक्ल के अंदर हल होने के लिए कम से कम भी जो है वो आधा लीटर पानी जो है वो चाहिए होता है। ठीक है? तो आपने इस एमसीक्यू को याद रखना है। अब स्टूडेंट्स इतना सारा पानी जो है वो कौन अफोर्ड कर सकते हैं? ये वही जानदार अफोर्ड कर सकते हैं जिनके पास पानी बहुत ज़्यादा है। तो एस इट्स सच प्लेंटी ऑफ वाटर, ये जो पानी की कसरत है कैन ओनली बी अफोर्डेड, इसको बर्दाश्त किया जाता है बाय फ्रेश वाटर एनिमल्स, जो ताज़ा पानी के अंदर रहने वाले जानवर हैं, सिर्फ उसी वही इसको बर्दाश्त करते हैं। जिसमें क्या आते हैं? मोस्ट फिशेज, ज़्यादातर मछलियाँ आ जाती हैं। प्रोटोजोन्स, प्रोटोजोन्स स्टूडेंट्स कहते हैं एनिमल लाइक प्रोटिस्ट को। किसको कहते हैं? एनिमल लाइक प्रोटिस्ट को कहते हैं। ये आपने फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 के अंदर किंगडम प्रोटिस्टा में पढ़ा था। स्पॉन्जेस क्या होते हैं स्टूडेंट्स? ये फाइलम पोरीफेरा के मेंबर्स को स्पॉन्जेस कहते हैं। ये भी आपने फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 के अंदर पढ़ा था। उसके बाद स्टूडेंट्स लफ्ज़ है सिलेंट्रेट्स। क्या है? सिलेंट्रेट्स। मैं इसको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सिलेंट्रेट्स। सिलेंट्रेट्स जो है स्टूडेंट्स ये फाइलम नाइडेरिया के मेंबर्स को कहते हैं। आपने सबसे पहले फाइलम पोरीफेरा पढ़ा था, उसके बाद फाइलम नाइडेरिया पढ़ा था। तो फाइलम नाइडेरिया के जो मेंबर्स होते हैं ना, उनको हम सिलेंट्रेट्स कहते हैं। तो इतनी कसरत से जो पानी है, इसको फ्रेश वाटर एनिमल्स, ऐसे एनिमल जो कि ताज़ा पानी के अंदर रहते हैं, वही इसको बर्दाश्त कर सकते हैं। वही इतने सारे पानी के अंदर 1 ग्राम अमोनिया को जो है वो हल करके बाहर निकाल सकते हैं। तो इनमें कौन-कौन से जानदार आ जाते हैं? ज़्यादातर मछलियाँ, उसके बाद प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स ये एनिमल लाइक प्रोटिस्ट होते हैं जो कि पानी के अंदर होते हैं। उसके बाद स्पॉन्जेस और सिलेंट्रेट्स। उसके बाद स्टूडेंट्स कुछ समुंदर के अंदर रहने वाले जो जानवर हैं, जो मैरीन एनिमल्स हैं, वो क्या करते हैं स्टूडेंट्स? वो अपनी बॉडी के अंदर अमोनिया बनाते हैं और उस अमोनिया को जो है वो डायरेक्ट समुंदर के अंदर खारिज कर देते हैं। अब समुंदर के अंदर तो बेतहाशा पानी है, जब ये थोड़ा बहुत अमोनिया उस पानी के अंदर जाएगा तो उसका ये जो टॉक्सिक लेवल है वो तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। तो ये जो मैरीन एनिमल्स हैं स्टूडेंट्स, ये एक्सक्रीट या खारिज कर देते हैं अमोनिया अमोनिया को डायरेक्टली इनटू द वाटर, सीधा पानी के अंदर खारिज कर देते हैं। एनिमल्स विच एक्सक्रीट अमोनिया, ऐसे एनिमल्स जो कि अमोनिया को खारिज करते हैं एज देयर मेजर नाइट्रोजनियस वेस्ट, अपने अहम नाइट्रोजनियस वेस्ट की शक्ल में, ऐसे जानदारों को स्टूडेंट्स हम नाम देते हैं अमोनोटालिक। किसका नाम देते हैं स्टूडेंट्स? अमोनोटालिक का नाम देते हैं। तो आपने याद रखना है अमोनोटालिक क्या होता है? ऐसे जानवर जो कि अपने नाइट्रोजनियस वेस्ट की एक बहुत बड़ी शक्ल को अमोनिया की शक्ल में खारिज करते हैं, इसको हम अमोनोटालिक का नाम देते हैं। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको पहला पॉइंट जो है वो अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अब स्टूडेंट्स ये जो अमोनोटैलिक है, आपसे अलग से शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। वो तो आपने डेफिनेशन और इसकी एग्जांपल अच्छी तरह से याद करनी है कि ऐसे जानवर जो कि अपनी बॉडी से अमोनिया को एक मेजर नाइट्रोजनियस वेस्ट के तौर पे खारिज करते हैं, इनको हम अमोनोटैलिक कहते हैं। इसकी एग्जांपल्स में आपने लिख देना है फ्रेश वाटर एनिमल्स जैसे कि फिशेस, प्रोटोजोन, स्पॉन्जेस और सिलेंट्रेट्स। और ये जो मैरीन एनिमल्स हैं डायरेक्ट अमोनिया को जो है वो वाटर के अंदर रिलीज कर देते हैं। ठीक है? तो इसके बाद स्टूडेंट्स जो नाइट्रोजनियस वेस्ट की सेकंड कैटेगरी है, ये है यूरिया। तो यूरिया के हवाले से स्टूडेंट्स आपने पढ़ा होगा कि यूरिया को जो है वो खाद के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। आमतौर पे फसलों के अंदर जो है वो उसको डाला जाता है। अब यूरिया को जो है वो पौधे फिर पानी के अंदर हल करके लेते हैं और इस यूरिया की मदद से वो अपनी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं। ठीक है? तो स्टूडेंट्स यूरिया का फार्मूला आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है, या आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके सेंटर में कार्बन होता है जिसने ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाया होता है। एक साइड पे अमाइनो ग्रुप होता है, दूसरे साइड पे भी अमाइनो ग्रुप मौजूद होता है। ठीक है? तो ये यूरिया का फार्मूला होता है। तो आप लोगों ने इसके फार्मूला को भी जो है वो अपने बुक के ऊपर जो है वो ड्रॉ कर लेना है, ताकि आप लोगों को इसका फार्मूला याद रहे। अब स्टूडेंट्स यूरिया जो है ये बनता कैसे है, आए हम सबसे पहले जो है वो इसकी फॉर्मेशन को स्टडी करते हैं। स्टूडेंट्स आपकी बुक में मैं लिखता है एज द टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, चूंकि जो खुशके में रहने वाले जानवर हैं फेस वो सामना करते हैं चैलेंज
मुश्किल का ऑफ कंजर्विंग वाटर, पानी को महफूज बनाने का। चूंकि खुश्की में रहने वाले जानवर जो हैं वो पानी को महफूज बनाने के मसले का सामना कर रहे होते हैं, दे कैन नॉट अफोर्ड, वो बर्दाश्त नहीं कर सकते टू एक्सक्रीट के खारिज करें अमोनिया अमोनिया को विद अ प्लेंटी ऑफ वाटर, इतने ज़्यादा पानी के साथ। अब स्टूडेंट्स वो जानदार जो कि खुश्की के अंदर रह रहे हैं, जैसे हम इंसान हैं, जैसे हमारे इर्द गिर्द गाय भैंस भेड़ बकरियां हैं, अब स्टूडेंट्स ये वाले जानदार जो हैं ये इनको पहले ही पानी की कमी का सामना होता है। तो ये जानदार कभी भी जो है वो 1 ग्राम अमोनिया को बाहर निकालने के लिए आधा लीटर पानी जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये इनकी सकत से बाहर है। तो कुदरत ने स्टूडेंट्स इन ऑर्गेनिजम्स का जो जिगर है, लिवर है, उसको ये सलाहियत दी है कि वो अमोनिया को जो है वो कन्वर्ट कर दे, वो तब्दील कर दे एक कम जहरीली शक्ल के अंदर, ठीक है। और उस कम जहरीली शक्ल का नाम यूरिया है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स दे कन्वर्ट, ये तब्दील कर देते हैं अमोनिया को टू यूरिया, यूरिया में इन देयर लिवर, लिवर के अंदर। तो ऐसे जानदार क्या करते हैं, अपने जिगर के अंदर जो है वो अमोनिया को जो है वो कन्वर्ट कर देते हैं यूरिया में, एंड देन एक्सक्रीट, और फिर उसको खारिज करते हैं यूरिया को थ्रू किडनीज, किडनीज के जरिए। किडनीज क्या करती हैं स्टूडेंट्स, किडनीज जो हैं उस यूरिया को यूरिन के जरिए बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, पेशाब के जरिए बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यूरिया जो है ये भी टॉक्सिक होता है बॉडी के लिए, लेकिन अमोनिया की निस्बत कम होता है। यूरिया होता टॉक्सिक ही है, लेकिन अमोनिया की निस्बत कम होता है। अब अगर स्टूडेंट्स आपसे कोई पूछ ले कि बताएं जी कि यूरिया जो है वो बॉडी के लिए कैसे टॉक्सिक होता है, तो आप उसको एक मिसाल दे सकें। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें यूरिया बॉडी के लिए कैसे नुकसानदेह, मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें आपको एक हेल्दी जो है वो स्माइल करता हुआ सेल नजर आ रहा है, बिल्कुल खुश है, इसके पास अच्छी क्वांटिटी है पानी की। जैसे ही हमारे ब्लड के अंदर जो है वो यूरिया का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो स्टूडेंट्स होता क्या है कि यहाँ पे ब्लड के अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है और वाटर की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे स्टूडेंट्स वाटर की कंसंट्रेशन कम होती है ना, तो इर्द गिर्द जो सेल्स पड़े होते हैं उन सेल्स से पानी खुद ब खुद ऑस्मोसिस के जरिए जो है वो बाहर निकलना शुरू कर देते हैं। अब जैसे ही पानी ऑस्मोसिस के जरिए बाहर निकलता है, तो ये जो सेल्स हैं स्टूडेंट्स ये श्रिंक कर जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, इनके अंदर पानी की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से ये अपने फंक्शन को परफॉर्म भी नहीं कर पाते, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसकी एक सादा सी एग्जांपल और है इसी प्रोसेस को समझने के लिए। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो है वो रेजिन्स का जिक्र है। रेजिन्स जो है ये उर्दू में किशमिश को कहते हैं। किशमिश आपने देखा हुआ है ना, किशमिश जो है ये आमतौर पे जो है वो हलवे के अंदर और खीर के अंदर जो है वो डलती है किशमिश। अब स्टूडेंट्स किशमिश को अगर क्या क्या करें, आप सिर्फ पानी के अंदर जो है वो डाल दें और इसको भिगो के रख दें, तो किशमिश जो है वो फूल जाएगी। कैसे फूलेगी स्टूडेंट्स, ये पानी को अपने अंदर क्या कर लेगी, जज़ब कर लेगी, पानी ऑस्मोसिस के जरिए इसके अंदर दाखिल हो जाएगा। लेकिन अब आप क्या करें, अब आप इस पानी के अंदर बहुत ज़्यादा सॉल्ट को ऐड कर दें। क्या करें स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा सॉल्ट को ऐड कर दें। तो बहुत ज़्यादा सॉल्ट को ऐड करेंगे तो यहाँ पे सॉल्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, वाटर की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, ऐसे ही है। अब सुन, जैसे कि यहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन कम होगी तो इस किशमिश के अंदर से पानी जो है वो बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। जैसे कि पानी बाहर निकलना शुरू होगा तो ये जो किशमिश है ये दोबारा अपनी सुकड़ी हुई शक्ल के अंदर जो है वो वापस चली जाएगी, ठीक है। तो पानी जो है स्टूडेंट्स इस तरह से मूव करता है, जहाँ पे सोल्यूट की कंसंट्रेशन जो है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है, वाटर की कंसंट्रेशन कम होती है, वहाँ पे पानी मूव करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। इसी तरह स्टूडेंट्स जैसे ही खीरे के ऊपर आप बहुत ज़्यादा नमक लगा लेते हैं तो खीरे के अंदर से पानी बाहर निकलना शुरू हो जाता है, खीरा जो है वो वाटरी हो जाता है। आप इसको घर में भी करके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑस्मोसिस की एग्जांपल्स हैं। तो स्टूडेंट जिस तरह से यूरिया जो है ये हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह है, तो यूरिया जो है ये नुकसानदेह तो है, लेकिन अमोनिया की निस्बत जो है ये लेस टॉक्सिक है। तो इस बात की भी ज़रूरत है कि यूरिया को जो है वो पानी के अंदर हल किया जाए और इस हद तक हल किया जाए कि ये हमारे जिस्म को नुकसान ना पहुंचा सके। तो 1 ग्राम यूरिया को स्टूडेंट्स 50 मिलीलीटर पानी चाहिए होता है कि उसको ये इतना पतला हो जाए कि ये मजीद टॉक्सिक ना रहे, ठीक है। तो 1 ग्राम ऑफ यूरिया जो है इसको रिक्वायर होता है 50 ml ऑफ वाटर टू डाइल्यूट इट, कि उसको इतना पतला कर दे कि वो नॉन टॉक्सिक हो जाए, ठीक है। तो ये आपने एमसीक्यू याद रखना है। 1 ग्राम अमोनिया को नॉन टॉक्सिक लेवल तक पतला होने के लिए 500 मिलीलीटर पानी चाहिए। 1 ग्राम यूरिया को नॉन टॉक्सिक लेवल तक पतला होने के लिए 50 मिलीलीटर पानी चाहिए होगा। तो आपने इस पॉइंट को भी जो है वो याद रखना है। उसके बाद स्टूडेंट्स ऐसे एनिमल्स जो कि अपनी बॉडी से जो है वो यूरिया को एक अहम नाइट्रोजनियस वेस्ट के तौर पे खारिज करते हैं, ऐसे जानवरों को हम यूरियोटालिक का नाम देते हैं। तो आप लोगों ने इसको भी याद रखना है। अब वो जानदार जो कि अपनी बॉडी से अमोनिया को मेजर मेटाबॉलिक वेस्ट के तौर पे खारिज करते थे वो अमोनोटालिक, जो यूरिया को खारिज करते हैं ये यूरियोटालिक, ठीक है। तो आप लोगों ने इसको भी जो है एमसीक्यू के तौर पे याद रखना है। अब स्टूडेंट्स अगर आपसे शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि बताएं जी यूरियोटालिक क्या होता है, तो आप लोगों ने बताना है कि ऐसे एनिमल्स जो कि अपनी बॉडी से जो है वो यूरिया को एक मेजर नाइट्रोजनियस बेस के तौर पे खारिज करते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, यूरियोटैलिक कहते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम इंसान जो है वो खुद भी यूरियोटैलिक है।
हम खुद भी यूरियोटैलिक हैं, हम खुद अपनी बॉडी में जो यूरिया है उसको मेजर मेटाबॉलिक वेस्ट के तौर पे खारिज करते हैं। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल्स देखें। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, खुश्की में पाए जाने वाले जानवर, जैसे कि मैमल्स। मैमल स्टूडेंट्स ऐसे जानदार जिनकी स्किन के ऊपर हेयर्स होते हैं, जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, तो मैमल्स जो हैं ये यूरियोटैलिक हैं। उसके बाद अडल्ट एम्फीबियंस। एम्फीबियन स्टूडेंट्स से भी आपने फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 के अंदर पढ़ा था। ऐसे जानदार जो खुश्की में भी रहते हैं, पानी के अंदर भी रहते हैं। तो जो बड़े एम्फीबियंस हैं वो, और कार्टिलेजिनियस फिशेस। अब स्टूडेंट्स ये जो कार्टिलेजिनियस फिशेस है ना, अलबत्ता रहते ये पानी के अंदर है, लेकिन ये अमोनिया खारिज नहीं करती, बल्कि ये अमोनिया की जगह पे जो है वो अपनी बॉडी के अंदर जो है वो यूरिया को एक मेजर मेटाबॉलिक वेस्ट के तौर पे जो है वो रिलीज करती हैं। तो आप लोगों ने इसको जो है वो एग्जांपल्स को अच्छी तरह से याद रखने और इसको अपनी बुक के ऊपर नोट कर लेना है, क्योंकि ये जो एग्जांपल्स हैं आपकी बुक के ऊपर नहीं लिखी हुई। अगर आपसे शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है तो आप इन एग्जांपल्स को लिख सकें पेपर में। उसके बाद स्टूडेंट्स जो थर्ड कैटेगरी है नाइट्रोजनियस वेस्ट की, ये है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड का फार्मूला आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है C5H4N4O3। ठीक है, तो आप लोगों ने इसका फार्मूला याद रखना है, C5H4N4O3। अब स्टूडेंट्स ये इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला है। अब ये वाला जो इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला है ना स्टूडेंट्स, ये आपने अपनी बुक के ऊपर ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, अब आपने पेपर में ये नहीं बनाना। पेपर में क्यों नहीं बनाना? क्योंकि आपकी बुक में नहीं बना हुआ, लेकिन आप लोगों ने इसको अपनी नोटबुक के ऊपर ड्रॉ कर लेना है। क्यों ड्रॉ कर लेना है? जैसे स्टूडेंट्स आप लोग इसको ड्रॉ करेंगे तो आपके जहन में फौरन से डबल रिंग नाइट्रोजनियस बेसिस ट्रिगर करने चाहिए। डबल रिंग नाइट्रोजनियस बेसिस को हम प्यूरिन्स का नाम देते थे ना, जिसमें दो बेसिस आती हैं, एक आती है एडेनिन और एक आती है गवानिन। तो यूरिक एसिड स्टूडेंट्स बनते ही कब हैं? जब प्यूरिन्स हमारी बॉडी के अंदर ब्रेक होती हैं। ठीक है, जब हमारी बॉडी के अंदर प्यूरिन्स की ब्रेकडाउन होती है तो उसके नतीजा में एक इजाफी प्रोडक्ट के तौर पे यूरिक एसिड बनते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स पहले हम यूरिक एसिड को ओवरऑल देखते हैं, उसके बाद हम फिर इसको स्पेशलाइज जो है वो ह्यूमंस के अंदर जो है वो देखेंगे। तो यूरिक एसिड की फॉर्मेशन देखें स्टूडेंट्स, कुछ एनिमल्स जैसे कि इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स कहते हैं स्टूडेंट्स हशरात को, कीड़े मकोड़े जो कि हमारे इर्द गिर्द मौजूद होते हैं। ठीक है, उसके बाद डेजर्ट एनिमल्स, खुश्की में पाए जाने वाले, जो सहरा के अंदर पाए जाने वाले जो जानवर हैं। उसके बाद बर्ड्स, परिंदे, और ज़्यादातर रेप्टाइल, ज़्यादातर रिंग के चलने वाले जो जानदार हैं, फेस सामना करते हैं एन एक्सट्रीम, एक इंतहाई वाटर कंजर्वेशन चैलेंज, पानी को महफूज बनाने के मुश्किल का क्यों सामना करते हैं? ड्यू टू एरिड नेचर, खुश्क नौयत की वजह से, ऑफ देयर एनवायरनमेंट, उनके माहौल के। कुछ जानवर जैसे कि कीड़े मकोड़े, सहरा के अंदर पाए जाने वाले जानवर, परिंदे, और कुछ रिंग के चलने वाले जानवर अपने माहौल की खुश नौयत की वजह से शदीद पानी को महफूज बनाने के मसले का सामना करते हैं। स्टूडेंट्स इंसेक्ट्स को देखें ना, छोटा सा कीड़ा है, अब वो क्या वो 500 मिलीलीटर पानी लगा के 1 ग्राम अमोनिया को निकाल सकता है बाहर? क्या वो 50 मिलीलीटर पानी लगाकर 1 ग्राम यूरिया को बाहर निकाल सकता है? उसकी सकत से बाहर है। डेजर्ट के अंदर रहने वाले एनिमल्स जहाँ पे पानी वैसे ही कम है, क्या वो इतना सारा पानी सिर्फ अपने नाइट्रोजनियस वेस्ट को बाहर निकालने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? हरगिज नहीं। क्या परिंदे जो है स्टूडेंट्स पानी को इतना सारा पानी इस्तेमाल कर सकते हैं? हरगिज नहीं। तो स्टूडेंट्स ये जो जितने भी हमने पढ़े यहाँ पे, जो एनिमल्स हमने पढ़े स्टूडेंट्स, ये क्या करते हैं? इनकी बॉडी के अंदर ये सलाहियत होती है कि वो अमोनिया को यूरिया के अंदर कन्वर्ट करने के बजाय उसको एक और शक्ल के अंदर कन्वर्ट करते हैं जो कि यूरिया से भी कम टॉक्सिक है, और उस शक्ल का नाम है यूरिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पर देखें, दे कैन नॉट अफोर्ड, ये बर्दाश्त नहीं कर सकते टू इवन सेक्रीट एक्सक्रीट यूरिया, के हत्ता कि ये यूरिया को एक्सक्रीट करें, यूरिया को खारिज करें। दे कन्वर्ट्स, वो तब्दील कर देते हैं अमोनिया को टू यूरिक एसिड में, बाय यूजिंग लॉट ऑफ एनर्जी, बहुत ज़्यादा एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए जो है ये अमोनिया को कन्वर्ट करते हैं यूरिक एसिड में। और फिर जब यूरिक एसिड बन जाता है स्टूडेंट्स, फिर इस यूरिक एसिड को जो है वो फिर बॉडी से बाहर निकाला जाता है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स यूरिक एसिड किस तरह से बॉडी के लिए टॉक्सिक होता है ये हम आगे बढ़ेंगे। तो यूरिक एसिड जो है स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, यूरिक एसिड इज इवन लेस टॉक्सिक देन यूरिया। यूरिक एसिड जो है वो यूरिया के निस्बत भी क्या होता है? कम टॉक्सिक होता है, कम जहरीला होता है। इट इज लेस सोल्यूबल इन वाटर, यूरिक एसिड जो है ये पानी के अंदर जो है वो इतना कोई अच्छा हल नहीं होता, ये कम सोल्यूबल होता है। और स्टूडेंट्स जब आप पानी के अंदर, आपने देखा होगा गिलास पानी में बहुत सारा नमक डाल दें, पानी को हिलाएं, फिर जितना नमक पानी के अंदर हल हो जाएगा वो हो जाएगा, उसके बाद बाकी का जो नमक बचेगा ना वो पानी के नीचे बैठ जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट्स होता क्या है कि जैसे यूरिक एसिड जो है वो पानी के अंदर जो है वो आता है, तो पानी के अंदर उसकी थोड़ी सी क्वांटिटी हल होती है, बाकी क्वांटिटी जो है वो आपस में इकट्ठा होकर नीचे बैठ जाती है। और वो क्वांटिटी उसकी यूरिक एसिड की जो कि नीचे बैठ जाती है उसे हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, ये भी आप लोगों ने अपने बुक के ऊपर लिख लेना है।
प्रेसिपिटेट्स जो हैं सॉलिड पार्टिकल्स को कहते हैं जो कि एक लिक्विड से अलग होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यूरिक एसिड के सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं जो कि वाटर से अलग होकर आपस में इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है। और स्टूडेंट्स वापस में इकट्ठे होकर जो है वो आपको ये पैटर्न जो है वो शो करते हैं। अगर आप देखें ना तो ये यूरिन के अंदर, पेशाब के अंदर यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स आपको नजर आ रहे हैं। पेशाब के अंदर वाटर होता है, उस वाटर के अंदर जो है स्टूडेंट्स जो यूरिक एसिड है बहुत थोड़ी क्वांटिटी के अंदर डिसॉल्व होता है और बाकी का जो यूरिक एसिड है वापस में इकट्ठा होकर इस तरह के जो है वो क्या बना देता है, क्रिस्टल्स बना देता है, ठीक है। तो जब आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो आपको ये वाली यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स की अपीयरेंस जो है वो नजर आती है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब ये वाले जो हैं असल में इसके क्या हैं, इसके प्रेसिपिटेट्स हैं, ये असल में यूरिक एसिड के सॉलिड पार्टिकल्स हैं जो कि लिक्विड से क्या हो चुके हैं, अलग हो चुके हैं। तो पानी के अंदर ये कम सोल्यूबल है और ये प्रेसिपिटेट्स बनाते हैं। और फिर 1 ग्राम यूरिक एसिड को जो है स्टूडेंट्स वो सिर्फ 1 मिलीलीटर पानी चाहिए होता है फॉर इट्स एक्सक्रीशन, अपने आप को बाहर निकालने के लिए, ठीक है। तो ये भी आपने एमसीक्यू याद रखना है। उसके बाद स्टूडेंट्स वो जानवर जो कि अपनी बॉडी से यूरिक एसिड को खारिज करते हैं, इनको हम यूरिकोटालिक्स कहते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि डिफाइन यूरिकोटालिक्स, तो आप लोगों ने इसकी डेफिनेशन और एग्जांपल जो है वो याद रखनी है कि ऐसे एनिमल्स जो कि अपनी बॉडी से यूरिक एसिड को बाहर निकालते हैं इनको हम यूरिकोटालिक्स कहते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या है, इंसेक्ट्स। उसके बाद डेजर्ट एनिमल्स जो सहरा के अंदर पाए जाने वाले जानवर हैं, परिंदे और ज्यादातर रेप्टाइल्स, ठीक है। तो ये इसकी एग्जाम्पल हो जाएगी, तो आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से याद रखना है। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारी बुक के अंदर जो है एक छोटा सा बॉक्स बना हुआ है। इस बॉक्स के जो आप हेडिंग देंगे उसके ऊपर हेडिंग दे लें, फॉर्मेशन एंड रिमूवल ऑफ यूरिक एसिड थ्रू यूरिन इन ह्यूमंस। इंसानों के अंदर जो है वो यूरिक एसिड का बनना और फिर पेशाब के जरिए उस यूरिक एसिड का बाहर निकल जाना, हमने इस चीज़ को जो है वो इस पैराग्राफ के अंदर स्टडी करना है। स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि यूरिक एसिड का जो स्ट्रक्चर है आप लोगों ने अपनी बुक के ऊपर ड्रॉ कर लेना है। क्यों ड्रॉ कर लेना है, ताकि जैसे ही आप यूरिक एसिड को देखें आपके जहन में फौरन से प्यूरिन्स आ जाएं। प्यूरिन्स जो हैं ये डबल रिंग नाइट्रोजनियस बेसिस होती हैं जिसमें एडेनिन और गवानीन शामिल हैं। अब स्टूडेंट्स होता ये कि जब हमारी बॉडी जो है वो प्यूरिन्स को ब्रेक करती है, प्यूरिन्स को तोड़ती है, तो इनको तोड़ने के नतीजा में एक इजाफी प्रोडक्ट के तौर पे जो है वो यूरिक एसिड बनता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब ये जो प्यूरिन्स है ना ये हमारी हमारी बॉडी के अंदर आती कहाँ से है, ये खुराक के जरिए आती हैं। जब हम गोश्त खाते हैं, खास तौर पे ऑर्गन मीट खाते हैं, ऑर्गन मीट से मुराद हम बॉडी के किसी ऑर्गन को खा रहे होते हैं जिसमें किडनीज आ जाती हैं, जिसमें लिवर आ जाता है, जिसमें लंग्स आ जाते हैं, जिसमें ब्रेन आ जाता है। जब हम बॉडी के ऑर्गन का मीट खाते हैं ना तो उसके अंदर प्यूरिन्स बहुत ज़्यादा होती हैं। तो वहाँ से हमारी बॉडी के अंदर जब प्यूरिन्स आती हैं तो हमारी बॉडी उसको ब्रेक करती है, तो यूरिक एसिड बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा बनता है। इसके अलावा कुछ सब्जियाँ जो हैं जैसे कि पालक हो गया, जैसे कि मटर हो गए, जैसे कि लोबिया हो गया, इसके अंदर भी जो है वो प्यूरिन्स की ज़्यादा क्वांटिटी मौजूद होती है। तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, ह्यूमंस जो है आल्सो एक्सक्रीट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिक एसिड इन यूरिन। आपने याद रखना है जो ह्यूमंस हैं ये जो हैं ये यूरियोटालिक्स हैं। इनके अंदर जो मेजर नाइट्रोजनियस वेस्ट है वो यूरिया है, लेकिन यूरिया के साथ साथ ये थोड़ी सी क्वांटिटी के अंदर यूरिक एसिड भी बनाते हैं। यूरिक एसिड बनता कैसे, यूरिक एसिड इज अ बाय प्रोडक्ट, एक इजाफी प्रोडक्ट होता है। कैसे बनता है, बाय द ब्रेक डाउन ऑफ प्यूरिन्स, प्यूरिन्स के तोड़ने से बनता है। प्यूरिन्स कहाँ पे मौजूद होते हैं, बहुत सारी खुराक के अंदर और खास तौर पे गोश्त के अंदर। कौन सा गोश्त, ऑर्गन मीट मैंने आपको बताया जिसमें किडनीज का गोश्त आ जाता है, किडनीज, उसके बाद लिवर, उसके बाद ब्रेन, उसके बाद लंग्स, ठीक है। जब आप इनको खाते हैं तो इनके अंदर प्यूरिन्स होते हैं। और कुछ इकसाम की सब्जियां जैसे मैंने आपको बताया पालक हो गया, उसके बाद लोबिया हो गया, लोबिया के अलावा जो है वो गोभी हो गई, ठीक है, तो मटर हो गए, इनके अंदर प्यूरिन ज़्यादा होती हैं। और स्टूडेंट्स ये प्रोसेस हो कहाँ पे हो रहा होता है, ये हमारी बॉडी के अंदर लिवर के अंदर हो रहा होता है। तो आप लोगों ने इसको भी याद रखना है, ठीक है। स्टूडेंट्स हमारी बॉडी के अंदर अमोनिया, उसके बाद यूरिया और उसके बाद यूरिक एसिड तीनों लिवर के अंदर बनते हैं। अब स्टूडेंट्स जो सेहतमंद शख्स होते हैं, हेल्दी इंडिविजुअल्स होते हैं, उसमें ज़्यादातर यूरिक एसिड जो है उसको पेशाब के जरिए बाहर खारिज कर दिया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर हमारी बॉडी के अंदर यूरिक एसिड का लेवल नॉर्मल से भी ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो फिर क्या होता है, ठीक है। फिर स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा यूरिक एसिड का लेवल हो जाता है तो यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल्स हैं ये हमारी बॉडी के टिश्यूज़ के अंदर और जॉइंट्स के अंदर इकट्ठे होते हैं और वहाँ पे जो है वो पेनफुल कंडीशन कॉज करते हैं, ठीक है। वहाँ पे दर्द का सबब बनते हैं और इस कंडीशन को हम गाउट का नाम देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें बट लेकिन व्हेन देयर इज एक्सेस ऑफ यूरिक एसिड इन ब्लड, जब ब्लड के अंदर यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा होता है, इट कैन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स। तो ये क्या करता है स्टूडेंट्स, ये जो है ये यूरिक एसिड क्रिस्टल्स जो है वो बना देता है जोड़ों के अंदर और टिश्यूज़ के अंदर, और इसके नतीजा में एक पेशेंट को जो है वो पेन होती है, दर्द होती है, और इस कंडीशन को हम गाउट कहते हैं। स्टूडेंट्स जोड़ों में दर्द के लिए हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं आर्थराइटिस। आर्थराइटिस की मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं, उसमें जो एक टाइप है वो गाउट है। गाउट जो है ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें बॉडी के अंदर यूरिक एसिड का लेवल ज़्यादा होने की वजह से जोड़ों में
दर्द होता है, ठीक है? तो आपने इस कंडीशन को जो है वो याद रखना है। स्टूडेंट्स होपफुली आपको आज का लेक्चर जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। इसको एक मरतबा दोबारा देख लें। जो हमारी खुराक है उसके अंदर प्यूरिन्स होती हैं, प्यूरिन जब हमारी बॉडी के अंदर ब्रेक होती हैं तो लिवर जो है उसको उसके नतीजा में यूरिक एसिड बनाता है। यूरिक एसिड जो है एक हेल्दी इंडिविजुअल के अंदर उसको पेशाब के ज़रिए बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन जब यूरिक एसिड ज़्यादा हो जाता है तो उसके क्रिस्टल जो हैं वो जोड़ों के अंदर और टिश्यूज़ के अंदर इकट्ठे होते हैं और वहाँ पे पेनफुल कंडीशन कॉज़ करते हैं जिसको हम गाउट कहते हैं। तो स्टूडेंट्स इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो हम थर्मो रेगुलेशन का आगाज़ करेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।